दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं बताइए जल्दी कमेंट में। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए, आशा कर रहे हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोगों ने मगध का क्या देखा था? उत्कर्ष देखा था। हाँ, मगध के उत्कर्ष के क्रम में हमने क्या देखा था? एक ट्रिक देखी थी, हसीन मशूक शाह, जिसमें हर्यक वंश, शुनाक वंश, ठीक है, नंद वंश देखा था ना। इन तीनों वंशों को कल हमने देख लिया था। और इन सब वंशों में एक चीज़ हमने देखा था, क्या चल रहा था? एक क्रम चल रहा था। राजा आते थे, एक वंश बनता था, फिर उस वंश का कोई लास्ट वाला उत्तराधिकारी होता था, उसका सेनापति उसको मार देता था, फिर वो नए वंश की स्थापना करता था। ठीक है, इसी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, किसको? घनानंद को पढ़ा था। घनानंद को निपटा दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने निपटाया था, और मगध मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो आज की क्लास हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जब घनानंद का टाइम था, तो घनानंद के टाइम में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि घैसी के टाइम पीरियड में जो सिकंदर था वो भारत में आक्रमण किया था। अगर आप लोग थोड़ा बहुत जुड़े होंगे तैयारी से, तो सिकंदर का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और इन जनरली सिकंदर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, तो आप लोग वैसे भी सिकंदर के बारे में सुने होंगे। तो ये जो है भारत में होने वाला एक विदेशी आक्रमण था। तो आज हम इसी क्रम में देखेंगे जब ये मगध का उत्कर्ष हो रहा था। आपका मगध है, मगध का उत्कर्ष हो रहा था। हमने देखा कि किसने? बृहद्रथ ने आपकी क्या की? स्थापना की मगध की। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? बृहदत्त के बाद जो है एक वंश आता है, उसका नाम क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद एक और वंश आता है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था शिशुनाग वंश। क्या नाम था उसका? शिशुनाग वंश। फिर उसके बाद एक वंश क्या आता है? नंद वंश। फिर नंद वंश के बाद हमारा आता है मौर्य वंश। और हम लोगों ने यहाँ तक की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी नंद वंश के टाइम पीरियड में बताते हैं हम कि आपको कि एक आक्रमण होता है भारत से बाहर। भारत से बाहर का एक व्यक्ति आता है और भारत पर आक्रमण करता है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सिकंदर। उस व्यक्ति का क्या नाम था? सिकंदर। और देखिए, ये भारत पे आक्रमण करने वाला पहला नहीं था। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने आक्रमण का नाम सुना नहीं ना। हमने पहला आक्रमण का नाम लिखा, अभी हम सुन रहे हैं कि भारत पे आक्रमण हुआ सिकंदर का, पहला नाम हम लोगों ने यहाँ पे सुना। लेकिन ये पहला आक्रमण नहीं था। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, भारत पे होने वाला ये पहला विदेशी आक्रमण नहीं था। इसके पहले भी कई सारे विदेशी आक्रमण हो चुके थे। यानी कि सिकंदर के पहले भी कई सारे विदेशी आक्रमण हो चुके थे। आप लोगों ने, अब आप लोगों के मन में क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि हो चुके तो हमने पढ़ा क्यों नहीं अभी तक? भाई, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और भारत पे कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, तो अभी पढ़े क्यों नहीं? क्योंकि उन आक्रमणों का मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। ठीक है, छोटे छोटे आक्रमणकारी आए, आक्रमण किया उन्होंने। आज इस क्लास में आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ये जो आक्रमणकारी सिकंदर के पहले आते हैं, फिर सिकंदर के बाद जो आक्रमण होता है, भारत पे होने वाला पहला आक्रमण कौन सा था, इन्हीं चीज़ों की आज की हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक छोटी सी सूचना दे रहे हैं आप लोगों कि हमारे चैनल पे जो है ऑडियो बुक की एक श्रृंखला आ रही है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल की ऑडियो बुक्स जो है वो लाई जा रही हैं। आप लोग उसको फॉलो करिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत समग्रता के साथ अच्छा कंटेंट है। आप उसको देखिएगा, उसकी क्वालिटी, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उसको देख करके उसकी क्वालिटी समझ जाएंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसका कंटेंट देखिएगा और क्लासेस को सुनिएगा। आप अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। वो आप कहीं पे भी हैं, आप ऑडियो बुक लगाइए और सुनते रहिए, और अपना कहीं पे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ईयरफोन लगाइए और ऑडियो बुक सुनते रहिए। तो चलिए इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि मौर्य के पूर्व जो है होने वाला विदेशी आक्रमण। अब मौर्यों की, इसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य को ही पढ़ेंगे, तो मौर्यों के पूर्व में जितने विदेशी आक्रमण हुए उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने बैकग्राउंड में देखा कि सिकंदर का तो आक्रमण हुआ। ठीक है, अब क्लास की शुरुआत करें। हम ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिकंदर का तो आक्रमण हुआ, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि सिकंदर का आक्रमण पहला नहीं था। तो आप लोग पूछेंगे बताइए पहला कौन था? तो हम बताते हैं, पहला जो भारत पे आक्रमण हुआ वो आपको पता है? वो हुआ था ईरान से। कहाँ से? ईरान के जो है आक्रांता आए और जो है उन्होंने पहले भारत पे आक्रमण किया। तो भारत पे पहले आक्रमण कहाँ से हुआ? ईरान से हुआ। कहाँ से हुआ? ईरान से हुआ भारत पे पहला आक्रमण। अब किया किसने? ईरान से जो है किया किसने आक्रमण में? तो ईरान का एक वंश है जिसका नाम है हखमनी वंश। क्या नाम है? हखमनी वंश। इसी हखमनी वंश के शासकों ने भारत पे पहला आक्रमण, विदेशी आक्रमण किया। क्या? पहला। अब आपको क्लियर होना चाहिए
कि भारत पे होने वाला पहला विदेशी आक्रमण कहाँ से था, तो ईरान से था। और ईरान के किस वंश से था, तो हखमनी से था। अब आगे भी देखेंगे कि आखिरकार वो शासक कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया। तो हखमनी वंश के दो शासकों को आपको याद रखना है। पहले शासक का नाम है साइरस सेकंड, और दूसरे का नाम है डेरियस प्रथम। अब देखिए ये सब नाम विदेशों के हैं तो इनका नाम इसे उल्टा सीधा आएगा, ठीक है। देखिए हम आपको यहाँ बेहतरीन समझाएंगे, फिर अभी आपको जो कंटेंट पूरा लिखा है आप इस पे मत जाइए। अभी जब पीपीटी पे आएंगे अभी आप समझने पे फोकस करिए, अच्छा समझेंगे, अच्छा दिमाग में एकदम एक माइंड मैप क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ों को आप समझेंगे, नहीं तो इसे पढ़ते रहेंगे बोलते रहेंगे। अच्छे से समझिए, फिर पीपीटी साइड ले चलेंगे, बढ़िया पीपीटी समझाएंगे, वहाँ पे जो लिखा है वो आप देखेंगे, वीडियो रोकिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स अपने मन खुद से बनाइए, अपने आप से बनाइए, आप लोग हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए हमने देखा कि साइरस सेकंड और डेरियस प्रथम ये ईरान के हकमनी वंश से संबंधित थे और इन्होंने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। अब हम देखेंगे पहले के बारे में। अब साइरस सेकंड ने जो भारत पे आक्रमण किया, इसका आक्रमण बहुत सफल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। इसको कुछ हाथ नहीं लगा, इसके हाथ क्या लगी, तो असफलता हाथ लगी। असफलता हाथ लगी। असफलता हाथ लगने का मतलब है कि भैया सफल नहीं हुआ, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, तो ये लगभग जो है आपका 558 से 529 जो है ईसा पूर्व यानी कि बीसी के आसपास इसने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ याद ये रखना है कि इसको कोई सफलता नहीं मिली, ये खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया भारत से, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें हुई क्लियर। अब देखिए आगे, अब आगे जो साइरस तो खाली हाथ आया भाई, खाली हाथ चला गया, ठीक है। और उसके बाद आता है जब इसके बाद आता है इसी वंश का अगला शासक होता है, आगे के शासक है डेरियस प्रथम। ये देखते हैं कि भैया साइरस जी गए थे तो इन्होंने देखा कि भाई भारत में आए थे, आक्रमण किए, सफल नहीं हुए, भारत में कुछ ना कुछ इनको प्रॉफिट दिखा होगा तभी आक्रमण किए। तो ये बोले कि चलिए ये नहीं कर पाए, अब हम करके दिखाएंगे, जो इन्होंने नहीं किया हम वो करके दिखाएंगे। हम खाली हाथ ना तो जाएंगे और ना तो खाली हाथ आएंगे। होता भी वही है, डेरियस आता है यहाँ पे इंडिया में और आक्रमण करता है, ठीक है। और आक्रमण करता है, आक्रमण के साथ जो है इसको सफलता मिली है। यानी कि सफलता मिलने का क्या मतलब है भैया, आक्रांता है, आक्रांता को सफलता मिलने का मतलब क्या है कि इसने भारत के जो प्रदेशों को विजिट किया, भारत के प्रदेशों को जीता। और वो कौन से प्रदेश से, आपके पश्चिमोत्तर। अब ईरान से कोई आएगा तो पश्चिम वाले एरिया से तो आएगा, पश्चिमोत्तर भारत से ही पहले प्रवेश करेगा। तो पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों को इसने जीता, पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को इसने जीता। किसने जीता, डेरियस प्रथम ने जीता, ठीक है। अब जीता, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है अब जीत लिया। जीतने के बाद इस पश्चिमोत्तर भारत के इस हिस्से को जिसको इसने जीता, इसने इसको ईरान का 20वां भाग बना, 20वां प्रांत बनाया। जैसे आज हमारे यहाँ राज्य है ना, उसी प्रकार ईरान का 20वां राज्य। भाई भारत के इस हिस्से को, पश्चिमोत्तर भारत वाले हिस्से को जीत लिया, वहाँ के कुछ हिस्से को जीत लिया और जितने हिस्से को जीता उसको ईरान का भाग बना लिया और उसको 20वां राज्य बना दिया, 20वां प्रांत बना दिया ईरान को, ठीक है। ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। यहाँ तक की स्टोरी समझे आप। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला आक्रांता कौन था, तो वो साइरस द्वितीय था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी कौन था, तो वो डेरियस प्रथम था। और ये दोनों ही कहाँ से संबंधित थे, ईरान के हकमनी वंश से संबंधित थे। ये हुआ इस क्लास का, यहाँ तक की कहानी का एक स्टोरी के रूप में आपको हम लोग समझाए, ठीक है। अब ये चीज़ समझ चुके हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि मौर्य के पूर्व होने वाले विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहला भारत पे आक्रमण ईरान के लोगों ने किया। अभी सब नाम कहाँ का, ये वंश ईरान का कौन सा था, ये हकमनी वंश था। और आक्रमणकारी जो पहला था वो प्रथम आक्रमण कौन किया, साइरस द्वितीय ने किया, ठीक है। और सफल आक्रमण पूछे तो वो डेरियस प्रथम ने किया, ठीक है, डेरियस प्रथम ने किया। और इसने क्या किया, सफल क्यों था, क्योंकि इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया और जीत करके ईरान का 20वां प्रांत बना दिया, ठीक है। अब जीते हैं भैया, जब कोई आक्रमण करेगा कहीं पे, जीते होते तो रुपया धन संपदा मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इनको यहाँ से 360 टैलेंट जो है स्वर्ण की आय प्राप्त होती है। अब टैलेंट क्या है, तो टैलेंट जो है अभी आप लोगों वाला जो टैलेंटेड है, ये वाला टैलेंट नहीं है। टैलेंट क्या होता था ना कि एक माप की इकाई होती थी, माप की इकाई जिससे वस्तुओं को मापा जाता है। तो जैसे उस समय ये जो अभी हम जो SI CGS पद्धतियाँ हैं, जो स्टैंडर्ड पद्धतियाँ हम लोग अपना रहे हैं, किलो, ये सारी चीज़ें, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब जो अपना रहे हैं, समय और द्रव्यमान, सारी चीज़ों को नापने के लिए, भौतिक इकाइयों को नापने के लिए, ये अभी की हैं। हम बात कब कर रहे हैं, हम
ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय भी कुछ इकाई रहेंगी, तो उसी प्रकार एक इकाई थी जिसको टैलेंट बोला जाता था। जैसे अब 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं, ठीक है। तो ये टैलेंट क्या थी, जैसे अभी हमें मिला होता था, हम बोलते भैया कि 320 किलो सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई। एक उदाहरण बता रहे हैं कि 20 किलो, 320, 420, 520, 1000 किलो, 2000 किलो ना, तो उस समय किलो होता था नहीं, तो जो उस समय माप की इकाई थी वो थी टैलेंट। तो वो 360 टैलेंट स्वर की आय से प्राप्त हुई, जीत लिया था, ठीक है। अच्छा, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस जानकारी का सोर्स जो है हिस्ट्रीज जो है बुक है। हिस्ट्रीज बुक किसकी है, तो हिस्ट्रीज बुक है हेरोडोटस की। हिस्ट्रीज बुक किसकी है, और हेरोडोटस की। हेरोडोटस के बारे में आपको पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि भैया हेरोडोटस जो है ना, इनको इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। चलिए, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हुई। अब देखिए, जब आपके यहाँ कोई आक्रमण करेगा या आप किसी के ऊपर आक्रमण करोगे तो क्या होता है, लोग आते हैं, आक्रमणकारी वहाँ से आए तो उनके साथ उनका कल्चर भी आता है, उनके साथ उनका कल्चर भी। जैसे ब्रिटिश आए तो अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए, हमारे ऊपर शासन किए, तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारा उनका प्रभाव पड़ा ना। आज भी हम उसी प्रभाव से जो है उबर नहीं पाए हैं। बहुत सारी उनकी चीज़ें, उनके कल्चर, उनका रहन सहन, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अपना ली हैं। तो ये हर टाइम में होता है। तो प्राचीन काल में जब ईरानियों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उसका भी प्रभाव कहाँ पे पड़ा, भारत में पड़ा, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव पड़ा एक खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। ये खरोष्टी लिपि कैसे है, तो ईरान की एक लिपि है। जैसे हम लिपियों का मतलब समझते हैं, लिपि क्या होती है, ये हिंदी की बात है। लिपि क्या होती है, लिप होती है, जैसे लिपि क्या है थोड़ी सी समझ लीजिए। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने हमारे साथी हैं उनको सब पता होगा। लिपि क्या होती है, जैसे कोई भाषा है, भाषा चिन्ह होते हैं। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं ना, जैसे का बोल रहे हैं, तो का के लिए एक ध्वनि हो रही है ना, ध्वनि हो रही है, तो उस ध्वनि का जो चिन्ह होता है, ध्वनि चिन्ह। लिपि क्या है, ध्वनि चिन्ह। जैसे हम का बोले तो का को ऐसा, का की जो ध्वनि निकलती है उसको ऐसे दर्शाया गया, खा की वैसे। तो लिपि क्या होती है, जो उस भाषा का जो है ध्वनियाँ होती हैं, उसके जो चिन्ह होते हैं उनको लिपि बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो इसको लिख लीजिएगा। तो उसी प्रकार खरोष्टी लिपि थी। क्या थी, खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। विकास कैसे हुआ, तो ईरान की एक लिपि थी अरमाइकी, ठीक है। ईरान की एक लिपि अरमाइकी है, इसको अरमेइक भी बोला जाता है। अरमेइक लिपि ये कहाँ की थी, ये ईरान की थी। इसी के प्रभाव से भारत में एक लिपि का विकास हुआ जिसको खरोष्टी लिपि बोला जाता है। खरोष्टी लिपि बोला जाता है, वही यहाँ से लिखा है। और इस लिपि की विशेषता क्या है, यह लिपि जो है दाईं से, जैसे ये दायां है ना, और ये दाएं से बाएं हो रहा है, ऐसे लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी इधर से इधर लिखते हैं ना हिंदी इंग्लिश, लेकिन ये जो खरोष्टी थी ये इधर से इधर लिखी जाती थी, इधर से इधर, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए, और क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है कि हम मौर्य कला पे इसका प्रभाव पड़ते हैं कि जैसे ईरान में क्या था ना, वहाँ पे राजप्रसाद और स्तंभ बनाने की एक पद्धति थी। तो वो जैसे स्तंभ बनाते थे, जैसे राजप्रसाद बनाते थे, वैसे ही राजप्रसाद, वैसे का मतलब उनसे मिलते जुलते राजप्रसाद हम देखते हैं मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में जो राजप्रसाद और स्तंभ बनते हैं उस पर जो है ईरानी कला का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव दिखता है, ठीक है। अब यहाँ के लोग जो थे ना, उनको अभिलेख वो नहीं लिखते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जब ईरानियों का आक्रमण हुआ ना, उसके बाद हमें एक अभिलेख लिखने की परंपरा दिखाई देती है। और जब आप अशोक के अभिलेखों को देखेंगे और ईरान में जो अभिलेख लिखे गए हैं उनको देखेंगे तो दोनों के मध्य सिमिलरिटी नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ आपको सिमिलरिटी तो दिखाई नहीं जाएगी, बस आप लोग समझते चलिए कि क्या प्रभाव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ईरान में जो था ना, ईरान में क्या था, आहत सिक्के चलते थे। आहत सिक्के का मतलब है कि आहत करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसे मेटल का चिन्ह है, ठीक है। इसके ऊपर एक सीट रखी जाती थी, ऐसे सीट रख दी गई और उसके ऊपर हथौड़े से मार दिया गया, तो ये जो नीचे वाला प्रतीक है ये इस ऊपर वाली सीट में बन जाएगा। तो अब इसको क्या करके इस पे पीटा जा रहा है, तो आहत करके ये सिक्के बनाए जाते थे, इसीलिए इनको आहत सिक्के कहते थे। तो जब ईरानियों ने भारत पे आक्रमण किया तो माना जाता है कि ईरानियों के आक्रमण के प्रभाव से जो है आहत सिक्कों का भारत में चलन और विकास शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। हम लोगों ने अभी तक देखा क्या, ईरानियों का आक्रमण। ईरानियों के आक्रमण में हमने दो शासकों को देखा, साइरस और डेरियस को। साइरस ने असफल आक्रमण किया था और डेरियस ने सफल आक्रमण किया था। उसके बाद हमने देखा कि ईरानियों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। यहाँ तक की क्लास समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईरानियों के बाद जो अगला आक्रमण होता है वो यूनानियों का होता है। कहाँ, किसका होता है, यूनानियों का। थोड़ा सा मैप में ये देखिए, मैप में देखिए यूनान, मतलब आप मैप में देखिएगा ग्रीस कहाँ है, जो ग्रीस एथेंस है वर्तमान में, वही है यूनान,
ठीक है। तो भारत में जो अगला आक्रमण होता है ना वो ईरानियों का होता है। किसका होता है? ईरानियों का। जैसे हमने इसकी स्टोरी समझी, किसकी, अभी हम लोगों ने स्टोरी समझी पूरी, ये इसकी ईरान की ना। अब ऐसे ही हम लोग समझते हैं स्टोरी आपकी इनकी भी, किसकी? यूनानियों के आक्रमण की। ठीक है, चलिए देखिए, यूनानियों का आक्रमण है, यूनानी आक्रमण। अब हम इसको समझेंगे, फिर वहाँ चल के पीपीटी में देख लेंगे। समझने से क्या होता है ना कि एक फ्लो में पढ़ाते हैं तो चीज़ें आपको, जैसे पीपीटी में ज़रूरी नहीं है उसी क्रम में लिखा होते हैं, हम आपका एक माइंड में बनाने की कोशिश करते हैं, चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में जा कर के बैठें। चलिए यूनानी आक्रमण को यहाँ देखेंगे। तो देखिए यूनानी आक्रमण, एक आप पहले समझिए, एक जो है फिलिप था, एक फिलिप नाम का व्यक्ति था। किस नाम का व्यक्ति था? फिलिप। फिलिप नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, फिलिप नाम का व्यक्ति था। ये जो है आपका लगभग 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बनता है। मकदूनिया का शासक बनता है। चलिए, तो अभी हम देख रहे हैं कि फिलिप तृतीय के बारे में। किसके बारे में? फिलिप सेकंड या फिर फिलिप के बारे में। इसको फिलिप सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका फिलिप सेकंड था वो 359 बीसी में जो है कहाँ का शासक बना? वो आपके मकदूनिया, यानी कि मकदूनिया का मतलब पता है? मकदूनिया आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, मेसेडोनिया। मेसेडोनिया पढ़े होंगे ना। तो मेसिडोनिया जो वर्तमान में देश है, वही का जो एरिया था वो मकदूनिया साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो फिलिप द्वितीय क्या थे? वो मकदूनिया के राजा थे और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने यूरोप पे जो है, यूरोप के काफ़ी स्टेट्स को, काफ़ी प्रांतों को उस समय जीता और इन्होंने एक प्रॉपर प्लान तैयार किया था फारस को जीतने का। फारस, क्योंकि फारस भी उस समय एक प्रभावशाली जगह थी, प्रभावशाली साम्राज्य था। बट फिर इनकी डेथ हो गई थी। इनकी क्या हो गई? इनकी 329 ईसा पूर्व के आसपास इनकी हत्या कर दी गई थी। मकदूनिया, इनकी फिलिप की क्या कर गई? हत्या हो गई 300 बीसी के आसपास। तो इनकी हत्या हो गई ना। तो इनकी हत्या के बाद एक आदमी शासक बनता है। उस आदमी का क्या नाम था? उस आदमी का नाम होता है सिकंदर। आपका सिकंदर। अब सिकंदर की हो रही है एंट्री। स्टोरी आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि चीज़ों को रिलेट करना है। अब आ गया सिकंदर। सिकंदर बना शासक। शासक बनते ही पहले इसने क्या किया? अपने पिता के सपने को पूरा कर दिया। कहे भैया, मैं पिताजी एक हमको सपना दे के गए हैं, वो फारस को जीतना चाहते थे लेकिन वो उनकी मृत्यु हो गई, वो जीत नहीं पाए। तो ये पहले अपने पिताजी का सपना पूरा करते हैं, फारस को जीतते हैं। फारस को ये जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। अब सिकंदर क्या कहता है? कहता है अब यहीं हम नहीं रुकेंगे, अब हमको और जीतना है। अब क्या करना है? अब हमको और जीतना है। ठीक है, जीतना है। तो जीतने के उद्देश्य से इसको अब विश्व विजेता बनने का चस्का चढ़ गया। बोला कि मैं पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी दुनिया पे ही ये कब्जा करना चाहता था। उसी के क्रम में फिर ये जीतते जीतते पहुँचता है भारत। कहाँ पे पहुँचता है? भारत। जिसके पिछली क्लास में हमने देखा था कि घनानंद के टाइम पीरियड में ये भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण करता है। तो हम ये जब शासक बनता है तो इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की। और एक व्यक्ति, इनके शिष्य, एक व्यक्ति जो थे, इनके गुरु थे, इनका नाम था अरस्तु। अरस्तु का नाम भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो ये अरस्तु इतने महान गुरु की ये क्या थे? चेले थे, इसीलिए इतने बड़े बड़े सपने थे। आप लोग भी अपना बड़ा बड़ा सपना रखिए। तो अब ये भारत पे आते हैं। भारत पे आते कैसे हैं? तो भारत पे इन्होंने लगभग 326 बीसी के आसपास इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण कैसे किया? तो देखिए, ये कहाँ से आ रहे हैं? यूनान से आ रहे हैं। यूनान से आते हैं तो जैसे भारत में प्रवेश करते हैं तो ये हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ, ऐसे इंडिया है ना, देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है। चलिए, अभी मैप बाद में समझेंगे, फिर आपको समझा देंगे। तो ऐसे जो भारत का पश्चिम वाला हिस्सा है, पश्चिमोत्तर वाला एरिया है, वहीं पे जो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पे खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रे से ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता है तो सबसे पहले इसकी भिड़ंत होती है तक्षशिला नरेश, मतलब शासक तक्षशिला के राजा थे आम्भी कुमार। क्या नाम था उनका? आम्भी कुमार। उनका नाम था आम्भी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था आम्भी। तो तक्षशिला के जब शासक आम्भी के ऊपर ये आक्रमण करते हैं तो आम्भी जाते हैं डर। सिकंदर की सेना से ये डर जाते हैं। डरने के बाद क्या करते हैं? भैया अब आम्भी डर गए, इन्हों अब समर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। कहते हैं भैया सिकंदर जी, हमें माफ़ करिए, हम तुमसे लड़ नहीं पाएंगे। और यही नहीं, कहते हैं कि हम लड़ने की बात छोड़िए, आप आइए, चलिए आगे लड़ाई करिए भारत में और हम आपकी सहायता करेंगे। पहला देशद्रोही आदमी था ये। इसका नाम नोट कर लीजिए, पहला देशद्रोही आदमी था। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पंजाब आते हैं। पंजाब के शासक उसमें थे राजा पोरस। क्या नाम था उनका? पोरस। पोरस पोरस ये भाई एकदम देश प्रेमी वाले आदमी थे, एकदम अपनी जो इनकी सेना थी उसको लेकर एकदम जुट जाते हैं कि अब हमें युद्ध करना है, अब हमें युद्ध करना है। सिकंदर की सेना बड़ी है छोटी है हमें नहीं देखना, हमें अपनी सांसों अंतिम सांसों तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है, ठीक है। तो राजा पोरस जो है इनसे भिड़ जाते हैं, और पोरस की वीरता को देखकर, पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर पोरस से जीत तो जाता है, लेकिन इनकी वीरता से प्रभावित होकर ना इनसे मित्रता कर लेता है। इनसे क्या कर लेता है? इनसे मित्रता कर लेता है। और ये जो युद्ध हुआ था इसको आप हम लोग पढ़ते हैं झेलम, झेलम या फिर हाइडे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से इसको हम लोग देखते हैं। झेलम या फिर हाइडे स्पीच के नाम के युद्ध से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को कि जो है आपका फिलिप सेकंड मकदूनिया का शासक था, वो फारस जीतना चाहता था, बीच में ही वो मर गया। उसके बाद जो है आपके उनका लड़का था सिकंदर, जो कि 20 वर्ष की एज में राजगद्दी अपना बैठता है, राजगद्दी को संभालता है और अपने पिता के आखिरी सपने को पूरा करते हुए फारस को जीतता है। सपने उसके बहुत बड़े थे, पूरी दुनिया जीतना चाहता था। इसी क्रम में वो भारत आता है। भारत आता है तो तक्षशिला नरेश अंबिक कुमार देशद्रोही थे बेचारे, क्या करें, उनसे देखा नहीं गया, इतनी बड़ी सेना देखते ही समर्पण कर दिए। लेकिन उसी में एक बहुत वीर आदमी था राजा पोरस, जिन्होंने झेलम के युद्ध में एकदम सामने सामने मुंह तोड़ टक्कर दी सिकंदर को। सिकंदर उनसे प्रभावित होकर उनके जीते हुए प्रदेशों को उनको लौटा देता है और उनसे मित्रता संबंध बनाता है, ठीक है। इसी के क्रम में एक जगह और आती है जिसका नाम है अश्वक। एक स्टेट था अश्वक, ठीक है, अश्वक नाम आता है और जिसकी राजधानी थी मस्सक। मस्सक तो सिकंदर के आक्रमण के कारण यहाँ के सारे पुरुष जो है मर जाते हैं लड़ते हुए। तो याद करना है कि यहाँ की स्त्रियों ने हथियार उठाया था। स्त्रियों ने बोला कि सिकंदर आ जाओ, हम जो है किसी से कम नहीं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस स्टेट की जो है महिलाओं ने हथियार उठाया था? अश्वक की। कहाँ की? अश्वक की, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये लड़ बड़ लिया पोरस से, फिर क्या करता है कि ये आगे और बढ़ता है। आगे बढ़ने के क्रम में जब ये ब्यास नदी के पार पहुँचता है तो ब्यास नदी क्रॉस करनी होती है। ब्यास इधर से आएगा तो ब्यास नदी पार करके भारत में आएगा। तो ब्यास नदी के पास में इसकी सेना जवाब दे देती है, कहती है कि अब प्रभु अब लौट चलो, विश्व विजेता तब बनेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। इतने थक चुके हैं भाई, इतने दिन से युद्ध लड़ते हुए आए हैं, ठीक है, वहाँ से निकले हैं, इतनी दूर पहुँचे हैं, तो सेना एकदम थक गई थी। तो उसको भी लगता है, सिकंदर को भी लगता है कि चलिए सही बात करें, क्योंकि उसका भी हौसला कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। तो इसी क्रम में ये कहता है कि चलो अब लौट चलें, अब लौट चलें, क्योंकि घर की आ रही है याद। तो ये लौट जाते हैं, ठीक है। लौटने के क्रम में आपको याद रखना है कि ये कब लौटते हैं? ये आपके 325 BC के आसपास ये लौट जाते हैं, ठीक है। और अब लौट रहे हैं, भारत में कुछ ना कुछ तो इन्होंने जीता ही है। तो जो भारत में जीते हुए प्रदेश हैं उनको ये जो है इनका एक सेल्यूकस निकेटर को सौंप के जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर को, भैया हम जा रहे हैं वापिस, आप इन सब चीज़ों को संभालिए। ये नाम आपको याद रखना, सेल्यूकस निकेटर का नाम अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की एक स्टोरी आपको समझ में आई? चलिए अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब बढ़ते हैं कहाँ? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हमने वहाँ सारी स्टोरी समझ ली है, फटाफट यहाँ से सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि तो भारत में जो है जो ईरानियों के बाद आक्रमण किसने किया? तो यूनानियों ने, ठीक है। किसने किया? यूनानियों ने। शासक वो कहाँ थे जिसने आक्रमण किया? तो वो मकदूनिया का था, तो मकदूनियों बोल दिया जाएगा, यूनान या फिर मकदूनियों ने यहाँ पे शासक किया, मतलब आक्रमण किया, ठीक है। ये यूनान जहाँ ग्रीस है ना, वहीं भी मैसेडोनिया है, तो उसी एरिया के लोग थे, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ? सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि 359 BC में मकदूनिया का शासक बना था, तथा 329 BC में उसकी हत्या कर दी गई। सिकंदर का जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। और सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, जिसको कि झेलम का युद्ध कहा जाता है, जहाँ पे पोरस ने बहुत वीरता दिखाई, ठीक है। खैबर दर्रे से जो है भारत ने प्रवेश किया। देखिए ये है अपना प्यारा भारत, ये वाला ऐसे अपना प्यारा भारत है ना, यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ है हिंदुकुश, यहीं पे है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रे से यहाँ पे भारत में प्रवेश करता है। हमने वहाँ पे चर्चा की थी, बोले थे कि आगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तक्षशिला के हमने देखा, तक्षशिला में जो आम्भी था, जिसको हमने बोला कि भाई पहला देशद्रोही था, इसने समर्पण कर दिया सिकंदर के सामने, बोला कि महाराज हम जीत नहीं पाएंगे आपसे, हम पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन राजा जो पोरस थे उन्होंने एकदम अंतिम
समय तक एकदम लड़ाई की। तो उनकी जो है वीरता को देखकर सिकंदर प्रभावित हो गया, और प्रभावित हो गया तो उनके साथ मित्रता कर ली। ठीक है, बोला कि भैया तुम मित्र बनने लायक हो, शत्रु बनने लायक नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर की मतलब थकी हारी सेना हार मान के कहती है आगे मत बढ़ो, चलिए अब घर वापस लौट चलें। अब लौट चले, कहाँ लौट चलें? तो मैसेडोनिया लौट चलें। तो 325 ईस्वी में मैसेडोनिया लौट जाता है। ठीक है, और 323 ईस्वी में वापस लौटते समय रास्ते में बेबीलोन में उनकी क्या हो जाती है, निपट जाते हैं सिकंदर। सोचिए इस संघर्ष का क्या मतलब। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान को एंजॉय करो। क्या करो? वर्तमान को एंजॉय करो, ज़्यादा भविष्य के चक्कर में ना पड़ो। वो भी विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, आधी दुनिया जीत भी लिया था और रास्ते में जाते समय निपट गया, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ाई करिए मस्त से, लेकिन पढ़ाई के साथ में अपने वर्तमान को मत खो दीजिए। ठीक है, वर्तमान में बढ़िया एंजॉय करिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिए। तो चलिए यहाँ तक की बात हुई ख़त्म। हमने कंटेंट भी देख लिया, बढ़िया माइंड मैप बना के आपको समझा भी दिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने वहाँ पे देखा ईरानियों ने आक्रमण किया तो उसका भी बहुत सारा प्रभाव भारत पे पड़ा। ठीक है, वैसे ही जब ये लोग भी आक्रमण किए तो इनका भी प्रभाव भारत पे पड़ेगा। ठीक है, भारत की संस्कृति पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे। तो कुछ चीज़ों को पहले याद करिए। तो प्रभाव देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो सिकंदर था ना, ये जब भारत से वापस लौट रहा था, यानी कि जब भारत में आया था, भारत को जीता था, तो इसने 2 नगरों की स्थापना की। एक का नाम था निफैया और दूसरे का नाम था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है निकैया और बहुकेफला। निकैया और बहुकेफला। तो ये जो निकैया थी ना, इसको इसने विजय के उपलक्ष्य में इस नगर की स्थापना की। और कहीं कहीं आता है कि जो निकैया था ना, इनकी वाइफ का नाम था, सिकंदर की वाइफ का नाम था। तो बोले भैया अपनी वाइफ का भी नाम कर देते हैं। तो अपनी वाइफ निकैया के नाम पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में निकैया नामक नगर की स्थापना की। और दूसरा नगर जो था वो था बहुकेफला, जो इनके घोड़े का नाम था बहुकेफला। तो अपने घोड़े के नाम पे रख दिया, भाई घोड़ा इनका साथ दिया, विश्व विजेता, आधी दुनिया को जितवा दिया, तो उसको भी बोले उसका भी नाम हो जाए, तो घोड़े का नाम दिया। और आगे हम देखेंगे जब कल्चर पढ़ेंगे, मूर्ति कलाओं को पढ़ेंगे, तो मूर्ति कला में एक गांधार शैली का विकास होता है। तो गांधार शैली जो है इसी आक्रमण यानी कि यूनानियों के प्रभाव से ही गांधार शैली का विकास होता है। ठीक है, और भारत का हम देखते हैं राजनीतिक एकीकरण होता है, यानी कि जो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था वो उसमें एक साम्राज्य बनता है, जो कि आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य। इसने भारत में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे, इनको यूनाइट किया, इनको जीता। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है, तो भारत का एकीकरण होता है। आगे यूनान के साथ भाई यूनानी लोग आते हैं, कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं, कुछ लोगों को यहाँ की शादी होती है, अभी हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यूनान के साथ संपर्क बढ़ जाता है। अच्छा, सिकंदर के साथ आने वाले कुछ इतिहासकार या दार्शनिक भी थे जिनका नाम था, ये जो निरियाकस लिखा है इसका नाम है निरियाकस। इसका नाम है निरियाकस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है निरियाकस। ठीक है, और ये हाँ निरियाकस है, और अनिसिक्रितस है, और अरिस्टोबुलस है। अरिस्टोबुलस है, ये 3 लोग आते थे। अच्छा, ये निरियाकस के बारे में याद रखना है कि जब ये भारत से वापस लौट रहा था, कौन? सिकंदर। तो सिकंदर के साथ थल सेना भी थी, सिकंदर के साथ जल सेना थी। तो जो ये निरियाकस था ना, ये जल सेना का प्रमुख था, और इसी के नेतृत्व में जल सेना का प्रमुख था। किसकी जल सेना का? तो सिकंदर की जल सेना का प्रमुख था। और इसी के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में जो जल सेना थी उसकी वापसी होती है। उसकी क्या होती है? वापसी होती है। ठीक है, उसकी वापसी होती है। और फिर हमने देखा कि जो उसके साथ सेल्यूकस निकेटर था, तो सेल्यूकस निकेटर को बोले कि भैया यहाँ हम भारत में जो जीत के जा रहे हैं, आप इसको सब संभालिए, यहाँ पे शासन करिए। इस नाम को आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। तो प्रभाव में हमने देख लिया, क्या क्या देखा कि भैया अब जीते हुए प्रदेशों को सेल्यूकस निकेटर को सौंप के वापस लौट जाता है। निकैया और बहुकेफला नामक 2 नगरों की स्थापना करते हैं। गांधार शैली का विकास होता है, भारत का एकीकरण होता है, यूनान के साथ संपर्क बढ़ता है, और इसके साथ आने वाले कुछ लेखक या फिर इतिहासकार थे जिनका नाम था निरियाकस, अनिसिक्रितस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब आज की क्लास में सोचे थे कि मौर्य वंश भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शायद टैबलेट जो है थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो अब आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। कल हम मौर्य वंश को देखेंगे। मौर्य वंश आने वाली 1 या 2 क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इनके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद इसमें इसकी जो है प्रशासन की विशेषताओं को भी देखें कि मौर्य वंश है। मौर्य वंश 2-3 क्लासों में होगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत, बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कंटेंट बहुत बढ़िया लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नए क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।